नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे। अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से आप कर रहे होंगे। मुख्य परीक्षा जब आप देने चलते हैं तो एक पेपर आपसे लिया जाता है निबंध का। निबंध के बारे में जब भी मेरी किसी से बात हुई या लोगों ने मुझसे जब भी अपनी प्रॉब्लम शेयर की, तो पहली प्रॉब्लम थी कि सर, आई हैव कंटेंट बट लिखने में दिक्कत है, मैं उसको प्रेजेंट नहीं कर पाता। पहली मर्तबा जब लिखने बैठे तो स्टार्ट नहीं कर पाए, और पहली बार जब उन्होंने कोशिश की तो वो थोड़ा सा उटपटांग लिख गया। लेकिन आप जब लिखने की कोशिश करते हैं तो आप ये क्यों याद नहीं करते कि आपने कभी पहली बार चलने की भी कोशिश की थी, कभी आपने पहली बार पढ़ने की कोशिश की थी, कभी आपने किसी से मिलने की पहली बार कोशिश की थी। निबंध के साथ ये होता है कि कंटेंट आपको लगता है कि आपके पास है। इस पूरे वीडियोस में, पूरा जो ये सेशन है, इसके कई वीडियोस आने हैं, लेकिन आज के पहले वीडियो में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि कंटेंट आपको क्यों लगता है कि आपके पास है। जब आप निबंध के पाठ्यक्रम को देखते हैं तो 3 सेक्शन में ये पाठ्यक्रम बटा होता है। पहला आपका जो है उसको कह सकते हैं साहित्य, समाज और राजनीतिक क्षेत्र। दूसरा आप कहते हैं कि विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र। और तीसरा आप जो सेक्शन है उसको कहते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। और इन 3 क्षेत्रों को जब आप देखेंगे तो इन तीनों क्षेत्रों को देखने के बाद में आपको एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कट लगेगी कि सारे टॉपिक कहीं न कहीं आपके पढ़े हुए हैं। क्योंकि आप जब मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसके पहले आपने प्रारंभिक परीक्षा दे रखी है, और प्रारंभिक परीक्षा में जो जीएस आपने पढ़ा है वो जीएस कहीं ना कहीं इन टॉपिक्स को टच करते हुए निकलता आपको दिखेगा। तीनों सेक्शंस की जब हम बात करें तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि इनको कैसे हमको करना है। इस पूरे सेशन में हम यही करने जा रहे हैं कि निबंध एक अच्छा कैसे लिखें, एक बेहतरीन निबंध कैसे लिखें, निबंध में मास्टरी कैसे आपको आ जाए। पहले सेक्शन को जब आप देखेंगे, साहित्य और संस्कृति के बारे में आप बात कर रहे हैं, सामाजिक क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सामाजिक क्षेत्र वाला जो पोर्शन है इसको तो आप निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे हैं, है ना। जितने भी डेटाज आप पढ़ते हैं, जितने भी करंट अफेयर में मुद्दे आप देखते हैं, तो उसमें सामाजिक क्षेत्र की ये बात आप करते ही रहते हैं। साहित्य एवं संस्कृति की बात करें तो बेसिक नॉलेज हम सबको होता है। बेसिक नॉलेज इन द सेंस कि आप जब भी यहाँ तक पहुंचे हैं, जब भी आपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है, कभी भी की है, तो आपने इन चीजों को पढ़ा होगा। और तीसरा जो क्षेत्र है वो पूरा जीएस से कनेक्टेड है। लोकतंत्र, शासन व्यवस्था, नीति शास्त्र, संविधान, नागरिक और राजनीतिक जो क्षेत्र है, नैतिकता है, सुशासन है, राजनीतिक चेतना है, इन सारी चीजों की बात करें तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है। अब सेक्शन बी में भी आप ऐसे ही देखेंगे, सेक्शन सी में भी आप देखेंगे कि आपका टच मिलता है। निबंध लिखने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला हिस्सा क्या होता है कि आपको आधारभूत ज्ञान का निर्माण करना होता है। सबसे पहली चीज यही है कि आपको जो चीजें हैं उनमें बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। आप जब जीएस पढ़ते हैं, जीएस के पेपर फर्स्ट में जाते हैं, आप जीएस के पेपर सेकंड में जाते हैं, और वहां पर चीजों को पढ़ते हैं तो वो बैकबोन का काम करती हैं। वो आपके हर एक क्वेश्चन के लिए जैसे इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में, ठीक उसी तरीके से मुख्य परीक्षा में भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट है। आप भारतीय संस्कृति पे लिख रहे हैं, आप साहित्य पे लिख रहे हैं, भाषा, कला, ये सारी चीजें जब आप लिख रहे हैं तो पेपर फर्स्ट से आप ना कहीं एग्जाम्पल लेकर ही उसको कर सकते हैं। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड से। पेपर फर्स्ट में आपके जीएस में क्या है उसको आप देखने की कोशिश करिए, तो आपको इतिहास मिलेगा, आपको संस्कृति के बारे में पढ़ने को मिलेगा, आपको समाज के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो वो पेपर फर्स्ट और उसमें छौका लगा दीजिए पेपर सेकंड का, तो पेपर फर्स्ट और सेकंड इस पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं। भारतीय संस्कृति, भारतीय साहित्य, भाषा, कला, इन सारी चीजों को आपको ये पूरा कवरेज मिल जाएगा वहां से। ये उदाहरण आप वहां से ले सकते हैं। आप गांधी के बारे में पढ़ते हैं, आप टैगोर के बारे में पढ़ते हैं, आप अरविंदो के बारे में पढ़ते हैं, और जो भी नॉलेज आप गेन करते हैं, इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद में आप ये मान के चलिए कि आप निबंध में इसका यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। समाज की बात करें तो समाज में आप जेंडर इक्वलिटी के बारे में पढ़ते हैं, आप कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, आप सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं, और कैसे कैसे टेक्नोलॉजी सोसाइटी को प्रभावित करती है। इन सारी चीजों के रिलेशन जब आपको पता होते हैं तो आप निबंध में इन चीजों को बहुत अच्छे से लिख पाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब लिखना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग में यह होता है कि आप ऐसा लिख दें कि जैसा किसी ने कभी लिखा ना हो, और ये सबसे गलत परसेप्शन होता है और सबसे गलत उम्मीद आपके साथ जुड़ी होती है, और ये उम्मीद आपको लिखने नहीं देती है।
होना ये चाहिए कि आप शुरुआत जब करें तो कितना भी गंदा लिख गया हो निबंध, आपको कभी जज नहीं करना चाहिए उसको। आप चेक कराइए, आप किसी टीचर से चेक कराइए, किसी अपने दोस्त से चेक कराइए, लेकिन इसलिए मत चेक कराइए कि उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आपको मिल जाए। आप उम्मीद ही ऐसी क्यों पालिए, ठीक है ना? सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है जो निबंध लिखने का आपके सीखने का तरीका जो हो सकता है, आप एक नोटबुक बनाइए और उस नोटबुक में चीज़ों को जब-जब आप पढ़िए, चाहे फर्स्ट पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे सेकंड पेपर पढ़ रहे हैं, जैसे सेक्शन बी की बात करें, इसमें इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और एग्रीकल्चर आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर जो सेक्शन है ये एनालिटिकल सेक्शन है। यहाँ पे फैक्ट्स भी हैं, डेटाज़ भी हैं और उनका उपयोग करके आप अपने निबंध को उत्कृष्ट बना सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ के रखा है आपने, बजट आपने पढ़ा है, नीति आयोग की कोई रिपोर्ट है, आपने उसको पढ़ा है, फूड प्रोसेसिंग डिजिटल इकोनॉमी और जैसे ओडीओपी है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ के रखी है। साइंस टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा है, आपने थोड़ी-थोड़ी रोबोटिक्स के बारे में भी कुछ जानकारी इकट्ठा की है, बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है। आपने मतलब ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है, लेकिन निबंध में जब आपसे पूछा जाएगा तो इसमें फ्यूचरिस्टिक दृष्टिकोण आपको भविष्य में आप इससे क्या देख रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, इसको जोड़ देंगे तब निबंध में आप काम कर पाएँगे। बात समझ में आ रही है? अब आपने पेपर थर्ड को यहाँ से रिलेट किया, पेपर सेकंड को यहाँ से रिलेट किया। आपने विज्ञान प्रौद्योगिकी के बारे में जो जीएस में पढ़ा है, एनवायरनमेंट के बारे में जो आपने जीएस में पढ़ा है, एग्रीकल्चर के बारे में जो आपने जीएस में पढ़ा है, आप पेपर को अलग-अलग मत बाँटिए और निबंध के पेपर को भी आप उसी के साथ रिलेट रखिए। तो आपने जो भी पढ़ा है, तो आप उसको क्या करेंगे, इससे कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे। आप उसमें ऐसा मानेंगे कि जो जीएस में पढ़ रहे हैं, वही चीज़ें बस आपको एक अलग अंदाज में प्रस्तुत करना है, जिसमें कि पढ़ने वाले को बहुत सहजता से समझ में चीज़ें आ जाएँ। आप जीडीपी के बारे में पढ़ते हैं, आप इकोनॉमी में बेरोज़गारी के बारे में पढ़ते हैं, आप इकोनॉमी में इसके डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं और निबंध में भी आपसे ये पूछा जाता है। पेपर चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, चाहे फोर्थ हो, फोर्थ पेपर भी आपके बहुत काम का होता है। आप जब थर्ड सेक्शन को करते हैं तो उसमें आपदा है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ हैं, आपदा है और जो विकास कार्यक्रम है, वो है इसमें। ये बड़ा करंट ओरिएंटेड भाग है, बहुत ही ज़्यादा करंट ओरिएंटेड पार्ट है ये निबंध का। जब भी आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो सबसे ज़्यादा न्यूज़ आपको इसी सेक्शन के लिए मिलेंगी। फोर्थ पेपर मैंने आपसे कहा, फोर्थ पेपर में आप केस स्टडी करते हैं। अब मान लीजिए कि कहीं पे आपदा आ गई है और कहीं पर बाढ़ आई हुई है, कहीं पे भूस्खलन हुआ है, कहीं पर सूखा पड़ा हुआ है, कहीं पर अन्य कोई कैलेमिटी, कोई हज़ार्ड कुछ हुआ है, तो आप उस केस स्टडी को आधार बना के अपने निबंध की शुरुआत कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कैसे आप एक अधिकारी के तौर पर उस घटना पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं? कैसे रिहैबिलिटेट कर रहे हैं? वहाँ पे आपका प्रिवेंशन कैसे आपका काम कर रहा है? राष्ट्रीय आपदा में क्या इम्पोर्टेंट है? आपकी जो प्लानिंग होगी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंटर रिलेशन जो आप बैठाएँगे उसमें क्या है? ऐसा थोड़ी ना है। देखिए 2 चीज़ें होती हैं, एक तो समस्या होती है और दूसरा समाधान। अब दोनों को जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें कितना अच्छा आप जैसे समस्या है, समस्या को आपने दिखा दिया और समस्या के बाद में समाधान दिखा रहे हैं, तो उसमें चुनौतियाँ भी सामने आएँगी। तो आपकी आपके जो चैलेंजेज़ हैं और आपके जो उसके बाद में जो उसके सुधारात्मक उपाय हैं, जो भी आप करने जा रहे हैं, जो आप प्रयास करने जा रहे हैं, उनमें कोरिलेशन अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम कुछ है और आप कुछ कर रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की बात करें तो आईआर में आप पढ़ते हैं ना, आप 2 देशों के बीच के संबंध पढ़ते हैं, आप वैश्विक स्तर पे जो ग्रुप्स हैं, समूह हैं, उनके बारे में आप पढ़ते हैं। आप देखते हैं कि किस तरीके से राजनीति परिवर्तित हो रही है, किस तरीके से आर्थिक संबंध परिवर्तित हो रहे हैं, किस तरीके से जैसे एक घटना हो जाती है और एक घटना के बाद में उसका कैसे इकोनॉमी पे इफ़ेक्ट पड़ता है। आपने कभी सोचा? चाइना के साथ संबंध क्या केवल आर्थिक हैं हमारे? और क्या आर्थिक संबंध अलग हैं और राजनीतिक संबंध अलग हैं? कूटनीतिक संबंध अलग हैं? ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे जब संबंध होते हैं किसी के साथ, तो सब कुछ प्रभावित होता है। जैसे आपकी किसी से दोस्ती है, तो अगर दोस्त भूखा है और आपने अपनी टिफ़िन शेयर नहीं की, तो मान के चलिए कि आप अच्छे दोस्त नहीं हैं। है ना? और ठीक इसी तरीके से अगर दोस्त बीमार है, तो आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। दोस्त की पार्टी है, तो आप खाना भी खाएँगे। तो अगर देश के स्तर पर देखा जाए, तो अगर देश कहीं पे मान लीजिए कि कोई आपदा आ गई है, तो वहाँ पर आपदा आने के बाद में आपने देखा ना कि भारत ने तुर्की की मदद की, नेपाल की मदद की, भारत ने बांग्लादेश की मदद की, सबकी मदद करता रहता है भारत, श्रीलंका की मदद की, मतलब सारे देश जहाँ पर ऐसा कुछ होता है। तो अगर ऐसा होता है, तो उससे क्या ऐसा क्यों करना ज़रूरी है? भारत के पैसे खर्च होते हैं और उसके बाद में पता चलता है कि जिस देश की मदद की, वो देश फिर चाइना के साथ मिल रहा है।
संबंध ऐसे ही चलते हैं, हमेशा आपके मुताबिक ही सारे लोग नहीं रहेंगे, आपको मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी संबंध अच्छे बना के रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने नहीं रखे तो आप समझ लीजिए कि समस्या होगी। तो ये आप जीएस में जो चीजें पढ़ते हैं इसको आप निबंध में लिखने की कोशिश करिए, एक नोटबुक बनाइए और उस नोटबुक में उन इंपॉर्टेंट चीजों को नोट करने का प्रयास करिए, है ना। उस नोटबुक में आप उन चीजों को नोट करने का प्रयास करिए और धीरे धीरे आप कंटेंट के लेवल पर, मान लीजिए कि आपने डिजिटल इंडिया के बारे में पढ़ा तो उसको सोसाइटी से भी जोड़ना जरूरी है। ऐसे कहने को तो ये 3 सेक्शन है, लेकिन अगर बाढ़ आएगी, आपदा आएगी तो उससे समाज भी प्रभावित होगा ना। तो सोसाइटी में जो आपने सेक्शन ए में पढ़ा है, सामाजिक निबंध जो वहां पे है, और यहाँ पे जो सेक्शन सी में आप कर रहे हैं, इन दोनों का कहीं ना कहीं कोरिलेशन हो जाएगा। मैंने कहा ना, अंतर संबंध स्थापित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर पहले लेवल पर आपने जब बेसिक समझ कर ली और आपको पता चल गया कि हम हर हाल में पेपर में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में पढ़ रहे हैं उसको निबंध से रिलेट कर सकते हैं, तो आपका दृष्टिकोण बदल गया। आज से जो आपने पढ़ा उसको ऐसे सोचना चालू कर दिया। अब दूसरा लेवल आता है कि अब आपको एनालिसिस करना है, आपको अब मैटर आपके पास जुट गया है और जो कंटेंट है उसका प्रस्तुतिकरण कैसे उसको प्रस्तुत करना है, सीधे सीधे नहीं ऐसे परोस देना है, कैसे उदाहरण आपको देने हैं। जैसे किसी भी कोई भी ऑब्स्ट्रैक्ट विषय है तो उसमें थोड़ा सा दर्शन दिखाना है, उसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल ऐसे देना है कि पढ़ने वाले को मजा आए। बात समझ में आ रही है। कोई दूसरा विषय है जो एनालिटिकल अप्रोच का है, तो वहां पर एनालिटिकल अप्रोच में आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, आपको वहां पे डेटा देना पड़ेगा अपनी बात को पुष्ट करने के लिए, आपको रिपोर्ट्स के बारे में बताना पड़ेगा। आप चीजों को इस तरीके से रखेंगे कि ये रिपोर्ट ऐसा कहती है। आपकी बात अगर मान लीजिए कि इसकी हो रही है कि किस तरीके से डिजिटल अरेस्ट की बात हम कर लें, हम बात कर लें साइबर क्राइम की, तो आपको डेटा देना पड़ेगा ना कि कितने साइबर क्राइम के मामले दर्ज किए गए और उस पर कौन सी कार्रवाई हुई, उससे संबंधित एक्ट क्या है, उससे संबंधित कैसे सरकार प्रयास कर रही है निराकरण का, और जनता को कितना जागरूक होना चाहिए, कितना क्या आंकड़ा है आपके पास। तो जब आंकड़े आप रख देते हैं तो आंकड़ों के साथ क्या होता है कि आप अपनी बात को पुष्ट करने में सक्षम हो जाते हैं। अगर कोई विषय ऐसा है जो सामाजिक विषय है तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उस पर केस स्टडी करिए। सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उस पर केस स्टडी करिए, आप कोट्स यूज करिए जो भी विचारकों ने कहा है। कई लोग इसमें बड़ा परेशान रहते हैं कि हमें कोट्स याद नहीं होते हैं, कई लोग इसमें बड़ा परेशान रहते हैं कि मैं भूल जाता हूं। भूल जाते हैं, भूलना एक सामान्य सी प्रक्रिया है। अगर आप भूलेंगे नहीं, सब कुछ याद रहेगा तो आपका दिमाग पगला जाएगा। तो भूलना तो बड़ी अच्छी चीज है, क्योंकि आपके जीवन में सारी चीजें अच्छी नहीं होती हैं, आपके जीवन में अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अब आप सोच के देखो कि सारी बुरी चीजें अगर इकट्ठा हो जाए तो क्या होगा। तो आपको भूलना तो चाहिए ही, बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है, भूलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक भूलेंगे नहीं तब तक आपका दिमाग तार्किक नहीं हो पाएगा, कचड़ा भरा रहेगा। अब कोई मान लीजिए कि साइंटिफिक विषय है, अब आप उन्हें उसमें साइंटिफिक विषय में बहुत जनरलाइज लिख दिया, कुछ भी टेक्निकल टर्म का यूज नहीं किया, तो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाएगा। तो आपको कुछ उसमें आपको इसरो की तरफ से, अगर मान लीजिए कोई साइंटिफिक इसरो के बारे में आपको लिखना है, आपको किसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में लिखना है, तो आपको कुछ रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ेंगी, कुछ उसके बारे में डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। और ये जो सेकंड पार्ट मैंने बताया कि पहला पार्ट मैंने कहा कि ये जो पार्ट है आपका फर्स्ट वाला पार्ट, ये आधारभूत सामग्री आपको तो मिल जाती है जीएस से। जीएस में जितना फर्स्ट टू फोर्थ पेपर आप पढ़ रहे हैं तो वहां पर आपको सामग्री तो मिल जा रही है, लेकिन उसके बाद में आपको अब एनालिटिकल अप्रोच अपनाना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आप विषय की प्रकृति को पहचानेंगे। अलग अलग सेक्शन में अलग अलग विषय हैं और उनके बारे में आप कैसे किस अप्रोच से विचार कर रहे हैं, कितना डेटा का महत्व है, कहाँ पे कोड डालेंगे, कहाँ पे रिपोर्ट डालेंगे, कहाँ पे अपना सोल्यूशन देंगे। और फिर जब ये हो जाएगा तब एक मैं आपको बता रहा हूँ एक फार्मूला, और वो फार्मूला है पिस्टल। पिस्टल चलानी नहीं है, किसी भी निबंध को आप लिखिए। सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी निबंध आपको लिखना हो, उस निबंध में आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल और उसके बाद में एनवायरमेंटल, लीगल या एथिकल, और फिर है हिस्टोरिकल या कल्चरल। ये पिस्टल फार्मूला है। पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिक, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्नोलॉजिकल, और उसके बाद में आपका है एनवायरमेंटल, और फिर है लीगल या एथिकल, और फिर एक हिस्टोरिकल या कल्चरल। कोई भी विषय आप लिखिए तो विषय में आपके ऐतिहासिक महत्व को, उसके नैतिक मूल्यों को, है ना, और उसके इथिकल वैल्यूज को आप देखेंगे, नैतिक मूल्य, इथिकल वैल्यूज, उसकी लीगलिटी को देखेंगे ना, लीगल कितना है, उसके पर्यावरणीय प्रभाव को, उसके तकनीकी पक्ष को, सामाजिक पक्ष को, आर्थिक और राजनीतिक पक्ष को। तो आप किसी भी निबंध में इतने पक्षों को लिखने के बाद में लगभग वो सारी बातें लिख देंगे जो उस निबंध में एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप इतना लिखें तब मैं मार्क्स दूं, और आपको मार्क्स मिल जाएगा। अब आपने
निबंध का सारा कुछ सीख लिया कि कैसे। अब सबसे जरूरी बात है कि आपको एक स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। जब भी निबंध आप लिखने चलिए तो सबसे पहले जरूरी है कि एक स्ट्रक्चर बनाइए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है नोट कर लीजिए। आप एक वैचारिक निबंध लिख रहे हैं, एक विचार से शुरू कर सकते हैं, आप एक कहानी बना सकते हैं, आप कोई कोट्स उठा के, कोई फिलोसफिकल लाइन उठा के उसकी शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन सारे निबंध में शुरुआत दूसरे के भरोसे नहीं करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आप कबीर के बारे में, कबीर की प्रासंगिकता लिख रहे हैं, तब तो कबीर की पंक्ति से शुरुआत करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप आपदा पे लिख रहे हैं तो आपदा के बारे में थोड़ा सा पहले लिखिए, बाद में कोट्स डालिए, ठीक है। उसके बाद में क्या आप लिखने जा रहे हैं आगे, आप इंट्रोडक्शन में पूरा लिख दीजिए। फिर आप आइए बॉडी पैराग्राफ में क्या आपको लिखना है, ये आपने बता दिया इंट्रोडक्शन में। कंक्लूजन में आप समस्या का समाधान करेंगे, अगर समस्या है तो उसको आपने बता दिया। फिर आएंगे बॉडी पैराग्राफ में। बॉडी पैराग्राफ सबसे तार्किक पैराग्राफ होता है, जहां पर एक फ्लो देखा जाता है कि आपने कितने तर्क के साथ, कितनी विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ अपनी बातों को रखा है, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर कई भागों में चीजों को बांटते हैं, कई भागों में चीजों को बांट के देखते हैं। आप देखते हैं कि आपने जो कहा वो कितना प्रासंगिक है, कितना तर्कसंगत है ना। आप वहां पे देखते हैं कि कितनी सरलता से आप चीजों को समझा पा रहे हैं, किसी भी चीज विषय के पक्ष को, विपक्ष को, किसी भी चुनौती को, समस्या का कारण और समस्या का समाधान, ये सब इसी में आता है। आप यहीं पे एग्जाम्पल देते हैं, यहीं पर आप सीधी चीजें बताते हैं कि आगे क्या होगा, आगे की राह क्या है ना। मतलब वास्तव में सॉल्यूशन जो होता है वो आप यहाँ पे देना शुरू कर देते हैं। पूरा मान लीजिए कि आपने आपदा के बारे में निबंध लिखना प्रारंभ किया, तो आपदा क्या है ये तो आपने इंट्रो में समझा दिया है, और ये भी बता दिया वहीं पे कि आपदा के किस किस पहलुओं पर हम विचार करने जा रहे हैं। आपने पहले पैराग्राफ, दूसरे पैराग्राफ में ये बातें लिखी। फिर आप मुख्य भाग में आए तो आपने सबसे पहले आपदा के कारण बताए, फिर आपदा से उत्पन्न चुनौतियां बताई, फिर उन चुनौतियों का समाधान हम कैसे कह सकते हैं, सरकार क्या प्रयास कर रही है, उन्हीं समाधान के अंतर्गत आपको बताना है। और अंत में एक सुझाव देते हुए एक निष्कर्ष की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो निष्कर्ष हमेशा आपका क्या होना चाहिए, निष्कर्ष हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। कंक्लूजन हमेशा विजनरी होना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए, एक दृष्टिकोण वहां पे प्रस्तुत करना है। और अंत में कोई ऐसी हल्की बात करके नहीं आना है, एक वहात बात करके आप अगर अंत में आएंगे, कहा जाता है ना कि अंत भला तो सब भला। लोग कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, लेकिन मैं कहता हूं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज इमीडिएट एक्सप्रेस, है ना। आप पहली बार में हो सकता है कि थोड़ा सा आपका इंप्रेशन अच्छा ना हो, वो इमीडिएटली कुछ अच्छा आप नहीं कर पाए, लेकिन उस इंप्रेशन को आप सुधार सकते हैं अगर आपने बीच में अच्छा लिख दिया और अंत बहुत अच्छा कर दिया। हमेशा अंत में विजन दिखाइए, हमेशा अंत में कोशिश करिए कि आपको एग्जामिनर इस तरीके से देखे कि हाँ, अगर इनके सामने कोई समस्या रखी जाएगी, ये शासन प्रशासन में आएंगे तो इसको सुधारेंगे। और इन सारी चीजों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अभ्यास। आपको अगर मास्टरी पाना है, अगर आपको पता है कि आप लिख तो लेते हैं, लेकिन बस समस्या ये है कि लिखने बैठते तो कंटेंट नहीं दिमाग में आता है, लिखते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप सबसे अच्छा तरीका है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक आप वीकली प्लान बनाइए जिसमें हर सप्ताह में 2 निबंध, 1 निबंध जरूर लिखिए। सबसे ज्यादा जरूरी है लिखना, और उससे ज्यादा उसके बाद में अगर आप लिख रहे हैं तो लिखने के बाद में जरूरी है कि आप उसको टाइम पीरियड के अंतर्गत लिखें। आपको जरूरी है कि मतलब इस तरीके से करें कि अगर 2 महीने आपके एग्जाम के हैं तो 10-15 निबंध आप लिख डालें, है ना। आपको जरूरी है कि 3 घंटे आपको मिलते हैं तो शुरू में 3 घंटे में कम से कम 2 निबंध तो लिखने का प्रयास करें ही। 3 घंटे में आपको 3 लिखने हैं, अभी आप 3 नहीं लिख पा रहे हैं तो 3 घंटे में 2 ही निबंध लिखिए, लेकिन लिखने की कोशिश शुरू करिए। और यकीन मानिए कि जब आप ये प्रयास ऐसे करेंगे, कंटेंट इकट्ठा करेंगे, आप चीजों को पढ़ेंगे, आपके जीएस के पेपर से आप रिलेट करिए। जीएस के पेपर से सीधा रिलेटेड है आपका निबंध, बस उसमें अप्रोच चेंज होता है थोड़ा सा, ठीक है। अब सेक्शन वाइज कैसे करें, जैसे पहले सेक्शन में आपने कुछ लिखा, लिखने के बाद में आपने अपने टीचर को, अपने दोस्त को दिखाया, उसकी गलतियां आपको समझ में आई कि ऐसी ऐसी गलतियां हमने इस सेक्शन में की हैं, इंट्रोडक्शन में ऐसा लिखना चाहिए था, हमने ऐसा लिख दिया, हमने आलोचना ज्यादा कर दी, हमने समाधान पे कम जोर दिया। निबंध में सबसे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए समाधान पे, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम कोट्स को लिखना कहीं है, लिख कहीं देते हैं, इरिलेवेंट हो जाता है। जो आप लिखिए रिलेवेंसी उसकी होनी चाहिए, इरिलेवेंट चीजों पे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, है ना। इसीलिए जरूरी है कि हर टॉपिक पर आप कम से कम 20-25 बिंदु, जैसे 5 आप चुनौतियां, 5 उसके समाधान, 5 उसके कारण, समस्या की अगर कोई कारण है ना, और 5 उसके बारे में कोट्स,
इस तरीके से तैयार करिए। निबंध लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है। और जैसा टॉपिक पूछा गया है उसका स्ट्रक्चर आप बना लीजिए कि हमको यहाँ पर ये चीजें लिखनी है। और कदापि अपनी तुलना प्रारंभिक तौर पे टॉपर की कॉपी से ना करिए। टॉपर की कॉपी जो आप देखते हैं वो कॉपी टॉपर की एग्जामिनेशन हॉल की नहीं होती है, वो कॉपी आपको दिखाई जाती है ऐसी। आप शुरू में ही कहेंगे ना मैं टॉपर की तरह नहीं लिख पाता हूँ, ठीक है ना। अब सेक्शन वाइज अगर आप चलेंगे, सबसे पहले समाज, साहित्य और राजनीति के बारे में आप लिखिए कि समाज की प्रगति उसके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। इसकी व्याख्या जरा करके आप हमको भेजिए, है ना। दूसरा है विज्ञान, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण। तो तकनीक जो है, तकनीक मानवता की मित्र है या शत्रु, क्या इसमें संतुलन संभव है, ये विषय है। बात समझ में आ रही है। और तीसरा टॉपिक यहाँ पर आप देखेंगे आपदा प्रबंधन, तैयारी की है ना, कैसी तैयारी उसकी, संस्कृति वर्सेस प्रतिक्रिया की मानसिकता। जैसे कई बार हम सोचते हैं कि आपदा जब आ जाएगी तब हम निपट लेंगे उससे, लेकिन वास्तव में क्या ये अच्छी चीज है। इस तरीके से सोचना चालू करिए। पहले आप कैटेगरी में चीजों को बांटने से ज्यादा जरूरी है कि उन विषयों पर सोचना चालू करें। समाज के बारे में निबंध है, सामाजिक मुद्दे क्या क्या हो सकते हैं, ये कभी आपने सोचा? कभी आपने सोचा कि समाज के बारे में जो निबंध आपसे पूछा जाएगा उसके टॉपिक क्या हो सकते हैं, है ना। इस पर हम अगले सेक्शन में चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पे डिटेल दिया है कि साहित्य पे, तो भारतीय साहित्य, कला, भाषा, इनकी जानकारी, सांस्कृतिक विरासत जो है ना, आधुनिकता बनाम जो प्राचीन संस्कृति है, सभ्यता का विकास, इन चीजों पर, है ना। जब आपका एक कह सकते हैं विजन क्लियर होगा तब आप लिख पाएंगे। सामाजिक विषयों पर लैंगिक समानता, जाति व्यवस्था, जो सामाजिक परिवर्तन हो रहे हैं, है ना, नैतिकता, शिक्षा, परिवार, सामाजिक न्याय, मानवीय मूल्य, इन चीजों पर ऐसे सोचना पड़ेगा। तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसको लिखना चालू करिए। आर्टिकल्स आप पढ़िए, जनसत्ता ले लीजिए, आप जनसत्ता के आर्टिकल्स पढ़िए। इंग्लिश मीडियम अगर आप कर रहे हैं तो आप इंडियन एक्सप्रेस ले सकते हैं, उसके आर्टिकल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, है ना। तो इन सारी चीजों को लेके आप चीजें शुरू करिए, और जो भी आपको समस्या आ रही है वो हमसे मिलिए। बाकी हमारा कार्यक्रम भी निबंध का चलता है, निबंध के कार्यक्रम में आप प्रतिभाग कर सकते हैं, और यूपीपीसीएस के लिए डेडिकेटेड भी हम लोग शुरू करने वाले हैं। आरओ के लिए भी आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। और इन सारी चीजों में सबसे बड़ी बात है कि मेहनत अंत में आपको करनी है, लेकिन हमारे द्वारा अगर आप हमसे जुड़ के करेंगे तो आपका 90% काम कम हो जाएगा। ये जितनी चीजें मैंने बताई ये सारा काम हम लोग कर लेते हैं, और बाकी जो बची चीजें हैं लिखने भर का काम आप करते हैं, तो वो ज्यादा आसान हो जाता है आपके लिए। लेकिन जीएस के पेपर से अगर आपने रिलेट करना सीख लिया, आपने नॉलेज का यूज करना आप जान गए, तो निबंध आपका अच्छा हो जाएगा। मिलते हैं किसी अगले सेशन में, और इसका अगला पार्ट आएगा तब हम उसमें एक एक सेक्शन वाइज बात करेंगे कि इसके डायमेंशंस कैसे होने चाहिए। अगर आपको साहित्य पे लिखना है तो साहित्य पर कितने निबंध बन सकते हैं, इसकी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच।